हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो दोनों ही एक्सेसिबल हैं। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कंफर्म कर दें और क्विकली हम उसको सेशन को शुरू कर लेते हैं। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। सो कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो, they are accessible, they are okay. कर देंगे कंफर्म क्विकली ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के सेशन के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस लेसन से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को। तो हमारी कोशिश रहेगी आज इसको कंप्लीट करना। तो काफ़ी सारे प्रोविजंस हमने आरटीआई एक्ट के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे अपील से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। सो प्रीवियस सेशंस में हमने अंडरस्टैंड किया था कि अगर PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और 48 आवर्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जो किसी की लाइफ एंड लिबर्टी के साथ रिलेटेड है। तो अगर PIO इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता इस पीरियड में या रिजेक्शन कर देता है तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट हम कहाँ पे जा सकते हैं? तो वो पार्ट है हमारा अपील वाला। तो अपील हम कब कर सकते हैं? तो अपील सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन विल रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट फ्रॉम ए पर्सन। तो अगर कोई भी पर्सन एनग्रीव्ड है बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ द PIO तो हम अपील के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनके पास जा सकते हैं। तो दे विल रिसीव आवर कंप्लेंट एंड दे विल इंक्वायर इनटू दैट कंप्लेंट। तो कौन लोग हैं जिनकी अपील की सुनवाई होगी? A person who is not able to submit a request to or whose request or appeal has not been received by Central Public Information Officer। तो इनके पास अपील कौन लेकर के आएगा? वो पर्सन जो CPIO को या तो रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर पाया या उसने रिक्वेस्ट को लिया नहीं है। तो दैट पर्सन कैन कम टू सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। Secondly, those persons who have been refused access to the information, तो वो पर्सन जिनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, so they can also approach central or state information commission। Then who has not been given a response to a request? तो एक है रिफ्यूज कर देना और दूसरा है कुछ भी रिस्पॉन्स ना देना बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो एक्स ने इंफॉर्मेशन मांगा PIO से, उसने रिफ्यूज कर दिया तो भी यहाँ पे आ सकते हैं। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इन दैट केस ऑल्सो the person can go to central or state information commission। और who has been required to pay unreasonable fee, जिसको कहा गया कि फी पे करो and fee is not reasonable, the fee is unreasonable।
or who believes he has been given incomplete, misleading or false information. So information तो दिया गया, but the person he believes कि जो information है वो complete नहीं है, incomplete है, या information misleading है, या information false है. अगर उसका belief है तो that person also can go for appeal. So a person who has not received within time specified is aggrieved by a decision may within 30 days appeal to officer who is a senior in rank to the central public information officer. तो ये अपील जो है ये बेसिकली 2 लेवल्स के ऊपर लाई करती है. एक लेवल ये वाला है जो अपील सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को की जा सकती है, और ये लेवल दूसरा लेवल है, और ये दूसरा लेवल पहले स्टार्ट होता है. तो ये फर्स्ट स्टेज है अपील के लिए, और ये सेकंड स्टेज है अपील के लिए. So a person who did not get the information within the specified period, or he is not happy with the decision of the PIO, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? Within 30 days he can appeal to the officer who is a senior in rank in the same organization. तो फॉर एग्जाम्पल अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंफॉर्मेशन मांगा गया और उनके CPIO ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर कस्टमर क्या करेगा? सो कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही इससे जो सीनियर पर्सन है उसके पास अपील कर सकता है, और ये अपील का टाइम है विदिन 30 डेज. तो ये जो अपील है ये इंटरनल अपील है, सो इट इज डन इंटरनली. और यहां पे जो अपील है सो दिस इज एक्सटर्नल. आई होप ये जो 2 टाइप के अपील हैं इसका फंडा आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है, और अगर ऐसा है तो NQ क्विकली टाइप कर दीजिए, नो क्वेश्चन. अपील के बारे में वट एवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग प्रॉपरली, तो क्विकली NQ टाइप करके कंफर्म कर देंगे. सो डू इट क्विकली. NQ टाइप कर दीजिए. Appellate authority may condone the delay in filing appeal if occurred by sufficient reasons. So 30 days का टाइम तो दिया हुआ, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो भी एपेलेट अथॉरिटी है वो अगर डिले होता है 30 डेज से अपील फाइल करने में, तो उस डिले पीरियड को वो कंडोन कर सकती है, मीन्स वेव ऑफ कर सकती है डिले पीरियड को. यानी अपील इज पॉसिबल इवन आफ्टर 30 डेज, and that can be allowed by the appellate authority provided there are genuine sufficient reasons for not appealing within 30 days. 30 days में अपील करने के ना करने के अगर genuine reasons हैं. Now second appeal is allowed against decision of this appellate authority. तो ये departmental appellate authority है, इसके decision के against second appeal is possible. So second appeal is possible against that appellate authority of the concerned department. और इसके लिए जो टाइम पीरियड है that is 90 days.
और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के डिसीजंस के अगेंस्ट कोई और सुनवाई नहीं है, सो इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। सो जो डिसीजन इस सेकंड अपील में CIC प्रोवाइड करेगा, तो देर इज नो फर्दर अपील लाइज अगेंस्ट दैट, उसके अगेंस्ट आगे कोई अपील पॉसिबल नहीं है। नो, ये जो अपील की जाएंगी, इसका जो डिसीजन दिया जाएगा, उस डिसीजन में ऑर्डर क्या पास किए जाएंगे। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर इन दैट अपील, उसमें डायरेक्शन क्या दिया जाएगा। So one option could be require the public authority to take necessary steps for compliance with the act। तो पब्लिक अथॉरिटी जिसने रिफ्यूज किया है, जिसके अगेंस्ट ये अपील है, उसको डायरेक्ट किया जा सकता है कि जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको वो कंप्लाई करे। तो पब्लिक अथॉरिटी कैन बी टोल्ड, कैन बी डायरेक्टेड टू फॉलो स्टेप्स according to the act। So एक्ट में ये स्टेप्स क्या क्या हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर फॉर्म, इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस दिया जाए। प्रोवाइड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, सो दिस कुड बी वन। देन बाय अपॉइंटिंग सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो अगर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको अपॉइंट किया जाए। Then second, require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered। तो पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्ट किया जाएगा कि कंप्लेनेंट को अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको कॉम्पेंसेट किया जाए। इम्पोज एनी पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, एक्ट में कुछ पेनल्टीज हैं वो इम्पोज की जा सकती हैं उस ऑर्डर के अंदर। सो इम्पोज एनी पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। और अपील को रिजेक्ट भी किया जा सकता है इफ देयर आर नॉट सफिशिएंट रीजंस फॉर अपील। तो अपीलेट अथॉरिटी कैन रिजेक्ट द अपील ऑल्सो, अपील को वो रिजेक्ट कर सकती है अथॉरिटी। तो ये रही बात अपील के अंदर ऑर्डर क्या रहेंगे। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका समरी डिटेल क्या है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो एक होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, एक होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सो इस कमीशन में कौन कौन लोग होंगे। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ हुम, तो कौन कौन होंगे इसके अंदर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। In addition to this, there will be central information commissioners। एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक होंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, जिनकी गिनती 10 से ज़्यादा नहीं होगी। सो नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, सो इट कुड बी 10।
और इस बात का ध्यान रखना है, एक है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो ये 1 होंगे और ये मैक्सिमम 10 होंगे। सो दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years, 3 साल के लिए वो ऑफिस होल्ड करेंगे, या वो पीरियड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। और मैक्सिमम एज इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 65 years। और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो 3 साल का इनका टेन्योर है, मैक्सिमम एज 65 years है, और ये कंडीशन भी साथ में विच एवर इज अर्लियर। सो 65 years पहले हो रहे हैं तो 65 years, 3 साल का पीरियड पहले पूरा हो रहा है तो 3 साल, और रीअपॉइंटमेंट उनका नहीं हो सकता। आई होप एवरीथिंग सो फार इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अगर ऐसा है तो जरा स्माइल करके दिखा देंगे। सो पोस्ट द स्माइलिंग आइकन इफ एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे। हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस कमीशन इट विल बी इन दिल्ली, और इसकी ब्रांचेस हो सकती हैं इन अदर प्लेसेस। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इट विल बी इन दिल्ली एंड ब्रांचेस कैन बी एट अदर प्लेसेस। इसकी ब्रांचेस दूसरे प्लेसेस पे हो सकती हैं। अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके बारे में भी हम ब्रीफ में जानना चाहते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें कौन कौन लोग होंगे? इट विल कंसिस्ट ऑफ whom? So it will be headed by State Chief Information Commissioner। इसका हेड होगा स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। In addition, there will be state information commissioners जिनकी गिनती 10 से ज्यादा नहीं होगी। So maximum there can be 10 state information commissioners maximum। So इनका जो टेनर है वो 3 साल का है, जैसे सेंट्रल के केस में था। मैक्सिमम एज 65 है, विच एवरेज अर्लियर, एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। So they will not be eligible for reappointment। Now अब हम बात करेंगे RTI में पेनल्टीज क्या क्या हैं और कौन इनको इम्पोज कर सकता है। पेनल्टीज, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है। सो दिस अथॉरिटी लाइज विद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सो पेनल्टी का अमाउंट हो सकता है 250 रुपीज पर डे।
each day till information is submitted, जब तक इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं की जाती 250 रुपीज का फाइन। और मैक्सिमम फाइन एक इशू के ऊपर 25,000 का होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 25,000। लेकिन ये पेनल्टी इंपोज कब की जाएगी? सो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द पार्टीज टू बी हर्ड, तो पार्टीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी और उसके बाद ये पेनल्टी को इंपोज किया जाएगा। Commission may also recommend disciplinary action against the Central Public Information Officer under the service rules। तो पेनल्टी के अलावा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो रिकमेंड कर सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन उस CPIO के अगेंस्ट अंडर सर्विस रूल्स। उसके जो सर्विस रूल्स हैं PIO के, उन सर्विस रूल्स के अंडर उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जाए, तो इस प्रकार का रिकमेंडेशन CIC दे सकता है। तो चलिए, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर देंगे। डू इट क्विकली। और ध्यान रखिए, जब आप टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। सो पहले आप टॉपिक को रीड करिए, फिर टॉपिक के साथ साथ नोट्स बनाएं, उसके बाद उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को ठीक से अंडरस्टैंड करें। और फिर प्रैक्टिस करें थ्रू मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस। जो CIB वाले हैं वो केस स्टडीज भी उनको जरूर करनी चाहिए, और फिर देखिए आपका रिजल्ट क्या रहता है। सो आपका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आता है जब आप सिस्टेमेटिकली प्रिपरेशन को करेंगे। तो कर दीजिए, जिन स्टूडेंट का लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली कंप्लीट कर देंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन विच लैंग्वेज कैन ए पर्सन मेक अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन? सो जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन चाहिए वो किस लैंग्वेज में रिक्वेस्ट कर सकता है? ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन हिंदी, इन इंग्लिश, हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया, और इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आंसर? तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, बता दीजिए। So what will be the answer for question number 1? यस, क्विकली क्वेश्चन का नंबर पहले लिखना है फिर आंसर को लिखना है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा C। इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड पर्सनल डिटेल और रीजंस फॉर मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन लेने के लिए पर्सनल डिटेल्स देना और रीजंस बताना कि इनको रिक्वेस्ट क्यों किया गया, क्या ये नेसेसरी है? यस, नो, समटाइम इट मे बी नेसेसरी, और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी क्वेश्चन। तो व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।
If a person want to inspect the records, what is fee for first hour and subsequent time period? अगर किसी पर्सन को पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना है तो पहले घंटे के लिए फीस क्या रहेगी और सब्सिक्वेंट पीरियड का फीस क्या रहेगा? नो फी फॉर द फर्स्ट आवर, 5 रुपए होंगे ईच सब्सिक्वेंट आवर के लिए। ₹2 होंगे फॉर ईच आवर। नो फी फॉर फर्स्ट आवर, 5 रुपए होंगे फॉर एवरी 15 मिनट्स और फ्रैक्शन देयर आफ्टर। ₹10 होंगे फॉर फर्स्ट आवर, 5 रुपए होंगे फॉर ईच सब्सिक्वेंट आवर। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 3. So what appears to be the right answer for question number 3? Yes, answer C is the correct answer. फर्स्ट आवर के लिए नो फी, सब्सिक्वेंटली हर 15 मिनट के लिए 5 रुपए का फी। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन पब्लिक अथॉरिटी ट्रांसफर ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी? तो किन सर्कमस्टांसेस में पब्लिक अथॉरिटी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को जो रिक्वेस्ट है फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकती है? इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी सीक्स इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, if subject matter is more closely connected with function of another public authority, both A और B या दोनों में से कोई भी नहीं। Question number 4. So what will be the answer for question number 4? Question number 4, what will be the answer? So 4 का आंसर रहेगा C, A और B दोनों ही। तो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से है या जो मामला है, इशू है, वो किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के साथ रिलेटेड है। Which of the following is not category of information exempt from disclosure? कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम डिस्क्लोजर, तो इनमें से वो कौन सी कैटेगरी नहीं है? तो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। So disclosure expressly forbidden by law, or it may be contempt of court. Disclosure that would cause breach of privilege of parliament or state legislature. Disclosure relating to commercial confidential matters or trade secrets or intellectual property. Disclosure of information received from Indian government. So question number 5, what is the answer? So which is not part of an exempt category of information? Yes, answer D is the right answer. Last question, what is maximum time limit for central or state public information officer to either provide the information or reject the request for information? तो टाइम लिमिट कितना है? 48 आवर्स हैं, 30 डेज हैं, 60 डेज हैं या 90 डेज हैं? व्हाट इज द टाइम लिमिट? और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे डिस्कशन का आज के लिए। और हमारे आज के इस लेसन के साथ जो आरटीआई से रिलेटेड हमारा टॉपिक था वो पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को। और क्वेश्चन के साथ मुझे लगा हमें कितना टाइम लगा, आई थिंक 90 मिनट कुल मिला करके। तो 90 मिनट्स के अंदर हमारा एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है विद क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 6, सो आंसर इज 30 डेज। 30 डेज में ये आंसर प्रोवाइड करना है, लेकिन अगर वो लाइफ लिबर्टी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन होता
तो आंसर हमारा होता 48 आवर्स। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और वाइंड अप करने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आज की डिस्कशन से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स इस वीडियो का है उसमें भी टाइप कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स आपको हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर अब रजिस्टर नहीं करता, इसको आपने यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा आपको एक और विंडो अवेलेबल है, वो विंडो है हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स, जहां आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो एंड वी विल सूटेबली आंसर यू। और एक और रिक्वेस्ट सभी से, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली ऑन टाइम मिलते रहें और आप किसी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस नहीं करें। तो चलिए आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे और लेसन्स के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।